नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपके लिए आपके अपने चैनल पर मैं प्रत्यक्ष आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पर आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ा दिया है। राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको पूरे राजस्थान के इतिहास के जो मैंने कहा था टॉपिक्स, जो पहले मैंने कालक्रम बताया था आपको, वो कालक्रम के हिसाब से मैंने आपको राजस्थान के इतिहास को अच्छी तरह से नोट्स द्वारा तथा बाद में रिवीजन के तौर पर मैं प्रत्यक्ष आकर वापस रिवीजन भी करवाया है आपको। तो आपको ज़रूर अच्छा लगा है। आपने बहुत अच्छे समय तक मेरे इस चैनल को देख रहे हो और देखा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो इसीलिए एक बार फिर से आपके लिए आया हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी, सर आप सेकंड ग्रेड में सोशल साइंस की भी तैयारी करवाइए। तो मैं आपके लिए सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसके 8 सब्जेक्ट में आपके चैनल पर ला रहा हूँ। तो ज़रूर आप देख रहे हो, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप पहुँचाए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं, ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए, वो बहुत ही काम की चीज़ हैं। क्योंकि एक छोटे से समय में आपको एक टॉपिक कवर करवा रहा हूँ मैं। जो टॉपिक्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही आपके लिए ला रहा हूँ। तो ऑथेंटिक नोट्स मैं बना रहा हूँ, वो मेरे पास में जो अवेलेबल हैं उसको आपके लिए ला रहा हूँ। तो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप शेयर करें। और मैंने कहा कि राजस्थान के इतिहास को आपको मैंने पढ़ा दिया है। आप देख रहे हो मेरे 29 वीडियो हैं राजस्थान के इतिहास के, 29 वीडियो, जिसमें मैं प्रत्यक्ष रिवीजन के तौर पर भी आया हूं। तो आप ज़रूर अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। फर्स्ट ग्रेड में भी ये इतिहास काम का है आपके। सेकंड ग्रेड में तो प्रथम पेपर के लिए जो इतिहास है उसमें ये जो 29 वीडियो हैं, अगर वो आप 2 से 3 बार देख लेते हो और मेरे नोट्स को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करके एक फाइल में ज़रूर बना दो, तो बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए। तो इससे बाहर आपका सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर में जो इतिहास है वो भी बाहर नहीं जाएगा। और हर एक एग्ज़ामों में इतिहास, मैंने आपको पहले ही कहा है, 30% जो है वो कवर कर रहा है। तो इसके लिए आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। राजस्थान के इतिहास के बाद मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहता हूं। भारत के इतिहास का कालक्रम लेके आया हूं, प्रत्यक्ष लेके आया हूं। तो आप ज़रूर देखिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे वो भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आपके अपने चैनल पर भारत का इतिहास आएगा, और भारत का इतिहास वो भी क्रम से ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा। तो ये जो प्रथम फर्स्ट ग्रेड में भी काम का है, और सेकंड ग्रेड में जो आपका सब्जेक्ट एसएस है उसमें इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप देखें, हर एक एग्ज़ामों में 30% कवर कर रहा है इतिहास। तो इतिहास को किस तरीके से पढ़ें, तो मैंने कहा है क्रम से पढ़ें आप। तो राजस्थान के इतिहास के बाद में मैं आपके सामने भारत के इतिहास को ला रहा हूँ। तो आप भारत के इतिहास में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसको अपने इस चैनल पर पढ़ेंगे, तो उसके लिए ही मैं एक बार आपके लिए कालक्रम वापस लाया हूँ। कालक्रम आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से भारत के इतिहास को मैं आपके चैनल पर लाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, भारत का इतिहास हम लाएंगे अब आपके चैनल पर, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा। कौन सा रहेगा? प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल यानी सबसे पहले आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, उसमें हमारा जो युग आया था वो था पाषाण काल। और पाषाण काल के 3 भाग थे, आपको पता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल को हम पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल के बाद हमारे यहाँ पर भारत में एक बहुत ही फेमस जो प्रथम सभ्यता आएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम नगरीय सभ्यता, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे। उसका जो समय है वो बहुत अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय ज़रूर दिया है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, कार्बन 14 जो पद्धति है हमारी, उसके द्वारा हमने जो
जो फिक्स जो समय बताया है उसका वो है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए नोट्स रहेंगे मेरे, और मैं स्वयं भी आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छी सभ्यता थी ये, लोग अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ये हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी सभ्यता रही है सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता रही है। तो इसके बाद हमारा जो आएगा, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बाद में एक नई सभ्यता आएगी जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। वैदिक काल को पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम देखें तो उसका समय जरूर याद रखें, 1500 ईसा पूर्व से लगा के 600 ईसा पूर्व का काल है, उसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल के दो भाग हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है उसका, उसी को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, पूर्व वैदिक काल पहले वाला। तो उसका समय जो है, जैसे देखो वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी का एक वीडियो मैंने ज़रूर आपके इतिहास में मेरे आपके चैनल पर डाल दिया है, तो ज़रूर आप देखें। ईसा पूर्व व ईस्वी आपको वहाँ पर समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो ये इतिहास को क्रम के पढ़ने के लिए आगे हम देखें तो वैदिक काल को दो भाग हैं। ऋग्वैदिक काल का समय जो ध्यान दें आप, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है, उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि लगभग 1050 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, लोहे का आविष्कार होगा तो लोगों में परिवर्तन आएगा। लोगों में परिवर्तन आएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने आप को समृद्ध करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, यहां तक जो था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी वैदिक काल में जो दो पार्ट्स हैं, ऋग्वैदिक काल तक लोग अच्छे थे, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब उत्तर वैदिक काल में लोगों में लोहे की आविष्कार से क्या होगा, बहुत सारा परिवर्तन होगा, बहुत सारा परिवर्तन होगा। तो लोहे से हथियार बनने लगे थे और लोग एक दूसरे के ऊपर लोहे से, मतलब समझ गए ना आप। तो क्या हो रहा है उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में समृद्ध राजा बनने की कोशिश हो रही है। तो ये हम पूरा डिटेल्स हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये भी वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का आविष्कार होगा उसके बाद में बहुत सारा परिवर्तन होगा। तो हमारे यहाँ पर उसके बाद में महाजनपद काल का निर्माण होगा। अब महाजनपद काल यानी 16 महाजनपद थे हमारे पूरे भारत में। कितने थे, 16 महाजनपद थे। तो वो आपस में क्या करेंगे, लड़ाएंगे, संघर्ष करेंगे एक दूसरे से। जो ताकतवर रहेगा वो क्या होगा, दूसरे पर हैवी हो जाएगा। तो जिसके पास में क्या है, लोहा है, लोहा है, वो क्या हो जाएगा, लोहा है, वो समृद्ध बनेगा। क्योंकि लोहा है तो पानी है, पानी है वहां पर ही क्या है, कृषि है, और कृषि है तो वहां पर पैसा मिलेगा, पैसा यानी समृद्ध होगा वो प्रदेश। वो था 16 महाजनपद में एक जो था वो था मगध। और मगध को वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की राजधानी पटना। वही जो क्षेत्र है वहां पर जो नदियां हैं, गंगा नदी वहां से निकल रही है, तो वो जो नदी वहां से पानी आ रहा था, तो वहां से लोहे का आविष्कार ज्यादा हुआ था, वहां पर समृद्ध थे, कृषि ज्यादा हो रही थी, तो वो समृद्ध राजा बन गया था। तो मगध जो था वो महाजनपद काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो मगध पर जो भी शासक बना उसने सभी भारत में 15 महाजनपद को एक किया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि महाजनपद काल का समय 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में, इसी के समय में यहाँ पर मगध में बहुत सारे वंश हुए थे। प्रमुख वंश में हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश का राज रहता है वहाँ पर। और उसी महाजनपद काल के समय में बौद्ध धर्म व जैन धर्म का भी वहाँ पर प्रभाव बढ़ता है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी आते हैं। तो ये जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल, महाजनपद काल में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप आगे देखो, मैंने कहा कि 16 महाजनपद में प्रमुख मगध हैं, और मगध पर जो शासक जो प्रमुख थे वो थे हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। अब नंद वंश का अंतिम राजा रहता है गणानन, नाम सुना होगा। गणानन
जो था उसको हराएगा कौन? मौर्य वंश का प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा। तो ये पूरी कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे मौर्य काल में। मौर्य काल का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल रहता है। मौर्य काल नाम सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे महान शासक था, इसी ने तो भारत को एक किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला शासक बनेगा बिंदुसार, और उसका बेटा था सम्राट अशोक। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का ये कालक्रम है, आप ज़रूर इसे देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्य काल का अंतिम शासक बृहदत्त रहता है, आपको पता है, और बृहदत्त को हराएगा मौर्योत्तर काल का एक शुंग वंश का शासक था, ब्राह्मण वंश का पुष्यमित्र शुंग हराएगा। और वहां पर मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद में क्या आएगा? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो समय है 185 से ईस्वी, ध्यान रखना, ईसा पूर्व है, से 319 ईस्वी तक कौन सा रहेगा? मौर्योत्तर काल। और ये जो मौर्योत्तर काल है उसमें भारत में व्यापार और वाणिज्य का स्वर्णिम काल है। ये याद रखें आप, मौर्योत्तर काल को क्या कहते हैं? व्यापार व वाणिज्य का स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल यानी समझ सकते हो, यानी ये जो काल है उसमें व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ है हमारे भारत में। तो प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास की बात हो रही है। तो प्राचीन समय में जो मौर्योत्तर काल है वो जो है वो व्यापार व वाणिज्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल था। उसके बाद में हम देखें वहां पर भी छोटे वंश आए थे, कण्व वंश हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल मैं आपको नोट्स के द्वारा तथा प्रत्यक्ष आपको पढ़ाऊंगा। मौर्योत्तर काल के बाद में आएगा गुप्त वंश आएगा। कौन सा आएगा? गुप्त वंश। गुप्त वंश 319 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये वहां पर गुप्त वंश की नींव रखेगा। तो ये ध्यान देना, गुप्त वंश 319 ईस्वी से 600 ईस्वी तक गुप्त काल रहता है हमारे भारत में। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासक मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है समुद्रगुप्त, उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका बेटा है कुमार गुप्त, जिसे महेंद्र द्वितीय के नाम से जानते हैं। और एक महान शासक गुप्त वंश का अंतिम महान शासक में स्कंदगुप्त आएगा। स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण होगा। तो ये सभी बातें हम पढ़ेंगे गुप्त वंश में, लेकिन जब इसका नंबर आएगा तब हम पढ़ेंगे। एक कालक्रम के हिसाब से वापस एक बार देखें तो गुप्त वंश के बाद में हमारे जो भारत में आएगा वो है गुप्तोत्तर काल आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। एक बात और बताऊं, गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश के काल को कला और संस्कृति का स्वर्णिम काल कहते हैं। कला और संस्कृति, कला और साहित्य उस समय बहुत फैल गया था हमारे। तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। उसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, 9 रत्न के नाम से जानते थे, वही उन्होंने बहुत विकास किया था। तो ये था गुप्त काल। तो उसके बाद में गुप्तोत्तर काल के बारे में 750 से 1200 ईस्वी तक का जो काल है, उस पूरे काल को हम गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। और यही काल जो था उसको राजपूत युग के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पर राजपूत, वहाँ पर अलग अलग राजवंश आए थे, जिसमें हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं, राष्ट्रकूट वंश हैं, पाल वंश हैं, चालुक्य वंश हैं, चौल वंश हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष भी यही के समय में हुआ था, लगभग 200 वर्ष तक चला था। किस किस के बीच में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट व बंगाल के पालों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसकी शुरुआत जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक वत्सराज के समय में हुई थी। और यहाँ पर तीनों का संघर्ष हुआ और जीत भी किसी की हुई है, उन्हीं की हुई है, गुर्जर प्रतिहारों की। तो बार बार कभी तो पाल जीतते हैं, कभी राष्ट्रकूट जीतते हैं, और कभी गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कहानी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जब उसका नंबर आएगा तब, तो गुप्तोत्तर काल के बारे में ये चौल वंश हैं, चालुक्य वंश हैं, ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। 1200 ईस्वी तक जो काल है उसको हम बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के बाद में हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण युग आएगा, जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। भारत का मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ेंगे। उसमें देखिए, मध्यकालीन इतिहास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, ये दिल्ली सल्तनत, और एक है मुगल वंश। मुगल वंश रहेंगे हमारे यहाँ पर, मुगल आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जो बातें होंगी, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखेगा। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक हमारे भारत में रहेगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होंगे, याद रखें, GKTSL। GKTSL, जी का मतलब क्या होता है? गुलाम वंश। के का मतलब क्या होता है? खिलजी वंश। टी का मतलब तुगलक वंश। एस का मतलब संयद वंश और एल का मतलब लोधी वंश। तो ये 1206 से 1526 ईस्वी तक रहेंगे दिल्ली सल्तनत में। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। तो ये गुलाम वंश का प्रमुख शासक याद रखें आप। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उसके बाद में इल्तुतमिश बनेगा। इल्तुतमिश के बाद में उसकी बेटी रहेगी, रज़िया सुल्तान बनेगी, जो प्रथम भारत की महिला शासिका बनेगी, रज़िया सुल्तान। उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद बनेगा, बलबन बनेगा। तो ये केकुबाद हैं, ये सभी यहाँ गुलाम वंश के शासक हैं। तो उसके बाद में हम देखें खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में महान शासक में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखें आप, इसको हम पढ़ेंगे खिलजी वंश में। उसके बाद में आएगा तुगलक वंश में, आपने नाम सुना ही होगा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को हम पढ़ेंगे। तो ये तुगलक वंश के शासक हैं। सैयद वंश में भी बहुत सारे शासक हुए, जो मुख्य हैं उनको पढ़ेंगे। और अंतिम है लोधी वंश, जो है दिल्ली सल्तनत का, उसमें जो है इब्राहिम लोधी और उससे पहले वाला सिकंदर लोधी को हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा दिल्ली सल्तनत। याद रखें, दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है यहाँ से। दिल्ली सल्तनत के बाद में हम पढ़ेंगे मुगल वंश को पढ़ेंगे। मुगल वंश में हम देखें तो 1526 से 1707 तक मुख्य मुगल वंश रहता है। उसको मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बजसो याद रखो। बी से बाबर है, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये है समय 1526 से 1707 तक जो मुगल वंश का प्रमुख मुगल वंश रहते हैं, 6 व्यक्ति। सबसे पहले जो हैं, मैंने कहा था आपको, दिल्ली सल्तनत वाले सुल्तान कहलाते हैं और जो हैं मुगल वंश वाले बादशाह कहलाते हैं। ये पूरी बातें मैंने एक कालक्रम पहले बताया है आपको, वो ज़रूर देखा होगा, वो नोट्स में आपको बताया था। सबसे पहला वीडियो था, मैंने आपको बताया है। लेकिन आज एक बार फिर से आया हूं, उसका कारण यही है कि हम ये पढ़ेंगे अब। तो इसीलिए आप तैयार रहें, चैनल पर आप बने रहें। बात करें तो BHAJSO यानी बी से बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब है। तो ये जो है औरंगजेब के बाद में मुगल वंश कमज़ोर हो जाता है, रहता है ये 1857 तक रहेगा मुगल वंश। लेकिन अंतिम जो था वो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, वो शायर था, आपको पता है। तो ये पूरी डिटेल हम मुगल वंश यानी ये 1857 तक ये जो रहेगा उसके बारे में हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या होगा? आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत होगी। आधुनिक भारत में आपको पता है कि भारत में यूरोपियन कंपनी आ जाएंगी, व्यापार करने के लिए आएगी। आपको पता है क्या करने के लिए आएगी? व्यापार करने के लिए। और उसमें एक ट्रिक है, PEDF क्रम से याद रखें कि यूरोपीय भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम क्या है। तो क्रम याद रखें आप, PDF। P से है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, ये आएंगे व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत की स्थिति देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो आपस में ही क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये फिर अपना अपना क्षेत्र में अधिकार करेंगे, लेकिन इन सब में भी फिर युद्ध होगा और आखिर में अंग्रेज जीत जाएंगे। और अंग्रेज हमारे भारत पर क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे, हमें गुलाम बनाएंगे। तो यहाँ से ये शुरुआत होती है। और हमारे यहाँ पर आपस में राजा क्या कर रहे थे उस समय? आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत में क्या कर रहे थे? आपस में लड़ा रहे थे। मुगल वंश कमजोर हो रहा था और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। क्या होगा? विकेंद्रीकरण, अलग अलग होना। जो भी राजा हैं वो एक नहीं हो रहे, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये इसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारे यहाँ पर होगा। अवध आएगा, अवध का नवाब अलग रहेगा, बंगाल का नवाब अलग रहेगा, मैसूर में अलग रहेंगे। आपको पता है हैदर अली का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान आएंगे यहाँ पर। तो ये मैसूर में हम पढ़ेंगे। मैसूर कर्नाटक में है वर्तमान में। मराठे भी अलग अलग रहेंगे। मराठों में शिवाजी जो वो एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फिर क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। सिख भी हमारे यहाँ पर अलग अलग, पंजाब में सिख जो हैं वो भी अलग हो जाएंगे। और हैदराबाद में भी निज़ाम अलग अलग
अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे अंग्रेजों को क्या होगा, फायदा होगा, और अंग्रेज हमें लूटेंगे, शोषण करेंगे, हमारा शोषण करेंगे, हमारे किसानों का शोषण करेंगे। तो शोषण होगा अंग्रेजों का, अंग्रेज शोषण करेंगे तो फिर हम सब वापस एक होने की कोशिश करेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा, 1857 की क्रांति जरूर होगी। लेकिन ये क्रांति में अंग्रेजों को पता पड़ जाता है कि अब हम ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन हमारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण हम उस समय सफल नहीं हो पाए। और ये 1857 की क्रांति के बाद 1947 तक हमें अंग्रेजों ने इतना लूटा कि हम जो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे वो वापस चांदी की भी नहीं रही थी, आपको पता है। तो ये देख लीजिए आप। तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हमारे यहाँ पर क्रांति होगी, क्रांति को शांत करेंगे अंग्रेज, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर एक आंदोलन, एक उदय होगा, किसका, तो कांग्रेस का, तो गठन होगा कांग्रेस का। कांग्रेस एक आंदोलन ही था, एक समझ लो आप, क्योंकि हमारी जो किसानों की जो मांगे हैं वो वहाँ तक जा रही है अंग्रेजों के पास में। तो ये कांग्रेस का उदय होगा, 1885 की बात है। कांग्रेस यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे आंदोलन होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो एक तो नेता हो जाएंगे उग्रवादी और एक हो जाएंगे उदारवादी। उदारवादी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमें विकास किया है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर विकास किया, तो हम अंग्रेजों को साथ में लेके ही हम आज़ाद होंगे, ये कह रहे हैं उदारवादी। जबकि उग्रवादी, लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल कहते हैं, और अरविंद घोष भी थे। तो चार व्यक्ति ये कहते हैं कि नहीं, वो उग्रवादी नेता थे, वो कहते हैं कि नहीं, इनको तो भगाओ। तो ये यहाँ से बात हो रही थी। तो ये दो हमारे दल बन गए थे, उग्रवादी और उदारवादी। तो यहाँ से ये फिर आंदोलन होंगे। फिर गांधी जी की एंट्री होगी, गांधी जी आएंगे, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ से आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है हमारे भारतवासियों की। तो पहले तो वो अंग्रेजों के पक्ष में रहेंगे, लेकिन बाद में पता पड़ेगा कि ये तो गलत है, फिर ये विरोध करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, बहुत सारे आंदोलन करेंगे। प्रमुख हम पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ये आंदोलन करेंगे और हमें जैसे तैसे करके आज़ादी दिलवाएंगे वो। लेकिन आज़ादी की करीब हम पहुंचते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तब अंग्रेज हमें आज़ादी के लिए बहुत बड़ी 2-3 कमीशन हमारे यहाँ पर लगाते हैं। और उसमें आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन याद रखना, क्रिप्स मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कैबिनेट मिशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और संविधान का हमारा निर्माण होता है। तो ऐसे हमें आज़ादी मिलेगी। ये सारी घटनाओं को हम भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको आदि मानव से लेके जाऊंगा, और जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं वहाँ से लेके जाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से आपको नोट्स के द्वारा तथा मैं प्रत्यक्ष आकर आपको पढ़ाऊंगा और आपको आज़ाद करवाऊंगा। आपके इस चैनल पर ही आज़ादी मिलेगी आपको, तो आप बने रहिए, बात यही करें। और मैं आपको कहता हूँ कि ये देखिए, कुल टॉपिक्स मेरे नोट्स मैं जो बना रहा हूँ वो प्राचीन भारत के इतिहास में 18 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 18 टॉपिक हैं। और मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास में 16 टॉपिक हैं, मुख्य। टोटल हम 34 टॉपिक मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरे नोट्स द्वारा आपको 34 टॉपिक यहाँ पर बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वो इस चैनल पर आपको मिलेंगे, मेरे नोट्स आपको मिलेंगे। वो 34 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो भारत का इतिहास आपका पूरा हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास मैंने 29 टॉपिक्स में बता दिया है। एक टॉपिक मेरा अधिकतम 40 मिनट, यहाँ 30 मिनट का रहता है। तो एक टॉपिक में आपको 30 मिनट में आपको इतनी पूरी जानकारी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी आपके लिए मेहनत हो रही है। आप ज़रूर अधिक से अधिक लोगों को जोड़े इस चैनल पर, और आप बने रहे। बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए ला रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अभी चलते हैं मेरे नोट्स की तरफ। वहाँ पर जो आपको मैं ये 18 टॉपिक तो भारतीय प्राचीन इतिहास के जो लाऊंगा, प्राचीन भारत इतिहास के 18 टॉपिक, तथा मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास के जो हैं वो 16 टॉपिक, तो वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद ही हम बात करते हैं। तो चलिए आइए, उधर बात कर रहे हैं हम, तो आइए चलिए। तो आइए, आपके ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। प्राचीन भारत का इतिहास मैंने कहा आपको कि 18 टॉपिक्स,
रहेंगे उसके प्राचीन भारत का इतिहास, जो मेरे द्वारा के.सी. श्रीवास्तव बुक्स तथा मेरे ऑथेंटिक दूसरी भी 2-3 बुकें हैं उनके द्वारा जो बना रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत पढ़ेंगे, विदेशियों का विवरण हम पढ़ेंगे। तो ये क्रम से हम पढ़ेंगे इतिहास को। सिंधु सभ्यता मैंने कहा है आपको, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म व जैन धर्म के ऑथेंटिक नोट्स आपके सामने लाऊंगा मैं, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, महाजनपद का विवरण हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपद के बारे में आपको मैंने बताया है अभी। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण जो हुए थे उनके बारे में एक टॉपिक रहेगा। मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे जो व्यापार और वाणिज्य का स्वर्णिम काल था। संगम युग पढ़ेंगे, संगम काल पढ़ेंगे, जरूर याद रखें आप। गुप्त वंश पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। और इस जो गुप्तोत्तर काल है इसमें हम पढ़ेंगे ये बंगाल के पाल पढ़ेंगे, सैन्य वंश पढ़ेंगे, वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे हम, पाल पढ़ेंगे, बंगाल के पाल मैंने कहा था त्रिपक्षीय संघर्ष होगा इनके बीच में। पल्लव वंश पढ़ेंगे, चालुक्य वंश में हम पढ़ेंगे, सभी चालुक्य वंश को पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, राजपूत काल पढ़ेंगे, चौल वंश पढ़ेंगे, वाकाटक वंश को भी पढ़ेंगे, वेंगी के पूर्व चालुक्य को भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हैं गुप्तोत्तर काल में सभी राजपूत हम पढ़ेंगे। गढ़वाल वंश को पढ़ेंगे, अजमेर के चौहानों को मैंने पढ़ा लिया है आपको। तो जेजा भुक्ति के चंदेल पढ़ेंगे, मालवा के परमार पढ़ेंगे, गुजरात के चालुक्य पढ़ेंगे हम, और भी बहुत सारे। कश्मीर राजवंश में मुख्य मुख्य बातें जो हैं, अरबों का आक्रमण होगा और गुप्तोत्तर काल में ये सारी बातें होगी। उसके बाद में हम पूर्व मध्यकालीन यानी जो मध्यकाल आने वाला है उससे पहले जो मोहम्मद गोरी गजनवी आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की स्थिति पढ़ेंगे, चौल साम्राज्य पढ़ेंगे। आजकल जो क्वेश्चन पढ़ रहे वो चौल साम्राज्य से बन रहे हैं प्राचीन भारत में। तो ये ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए लाऊंगा। ये तो प्राचीन भारत का इतिहास में हम क्रम से 18 जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो हैं वो आगे हम देखें तो मैंने कहा मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक काल के मैं आपको 16 टॉपिक लेके आऊँगा। उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, भारत में अरबों के आक्रमण को पढ़ेंगे। जो क्रम से इतिहास पढ़ेंगे हम तो समझ में ज़रूर आएगा आपको। ये देखिए मोहम्मद गजनवी व गौरी का आगमन जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है बातें। दिल्ली सल्तनत मैंने कहा आपको 1206 से ये जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगी वो पढ़ेंगे हम, जिसमें गुलाम वंश हैं, खिलजी वंश हैं, ठीक है ना, सैयद वंश हैं, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सभी को हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। मुगल वंश में हमारे जो प्रमुख शासक हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मुगल वंश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी बातें हम मुगल वंश में पढ़ेंगे। मराठों का जो राम साम्राज्य है उसका उत्कर्ष हम पढ़ेंगे, विघटन कैसे होगा, जिसमें ये सभी आएंगे आपके शासक। तो पेशवा आएंगे, ठीक है ना, शिवाजी आएंगे, बाजीराव प्रथम आएंगे, बाजीराव थर्ड आएंगे, सेकंड आएंगे, सभी आएंगे यहाँ पर। तो ज़रूर आप बने रहे चैनल पर। मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, स्थापत्य कला उनकी, चित्रकला है, साहित्य कला है, संगीत कला है। विदेशियों का आगमन जो होगा मैंने कहा था आपका, ये जो विदेशी यूरोपीय आगमन जो होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल बादशाह को भी पढ़ेंगे, मुगलों का पतन कैसे होगा, नादिर शाह का जो आक्रमण होगा उसको भी हम पढ़ेंगे। और देखिए ये जो विघटन होगा सत्ता का, जिसमें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, हैदराबाद है, अवध है, स्वतंत्र राज्य का जो उदय होगा, पंजाब है, मैसूर हैं। तो ये सभी बातें हम डिटेल्स पढ़ेंगे। विजयनगर भी पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में है। ये बहमनी राज्य के बारे में जो उपलब्धियां है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी को हम पढ़ेंगे, लेकिन क्रम से पढ़ेंगे। आगे देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है तो ये पढ़ेंगे। कर्नाटक के जो युद्ध जो होते हैं, फ्रांसीसी युद्ध बोलते हैं उसको, वो हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लुट जाएंगे तो कैसे लुट जाएंगे वो भी हम देखेंगे। 1857 ईस्वी से पहले जन आंदोलन हमारे होंगे वो भी पढ़ेंगे। भारत में
हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन होंगे, प्रमुख समाचार पत्र जो क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से भी पढ़ेंगे। भारत में 1857 की क्रांति व परिणाम क्या निकलेंगे, क्या कारण होंगे जो 1857 की क्रांति हमारी असफल रहेगी, वो पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कांग्रेस से होगा, बहुत सारे आंदोलन होंगे, उसके संस्थापक और जो मुख्य मुख्य बातें वो हम ज़रूर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 15 में। और 16 टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, ये हम अंतिम समय में लाएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे आपको। तो ये इतने टॉपिक आपके 16 टॉपिक तो ये हो गए 16 टॉपिक, तो ये आपके। और ये देखिए आपके प्राचीन भारत के इतिहास में के.सी. श्रीवास्तव जो बहुत ही महान इतिहासकार, ये जो लेखक हैं, इनकी पुस्तक तथा मेरे द्वारा और भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें जो ऑथेंटिक हैं वही आपके लिए लाऊंगा मैं। तो ये आपके 18 टॉपिक प्राचीन भारत इतिहास के तथा मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास के, ये आपके टोटल टॉपिक 16। तो 18 प्लस 16 तो हो गए 34 टॉपिक आपके लिए लाऊंगा। तो ये पूरा भारत का इतिहास आपका पूरा होगा। भारत के इतिहास के बाद में मैं आपके लिए ऑथेंटिक विश्व का इतिहास भी लाऊंगा। तो चलिए आगे बात करें हम। तो चलिए आइए बात करें हम आगे। तो इस प्रकार मैंने आपको ये 34 टॉपिक्स पढ़ाने का जो वादा किया है वो आपके चैनल पर जल्दी शुरुआत हो जाएगी इसकी। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और ये चैनल पर आप ज़रूर बने रहे, क्योंकि इतिहास अगर आपको अच्छा बनाना है 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सभी जो मैं बना रहा हूँ भारत का इतिहास और जो राजस्थान बनाया, उसके बाद में विश्व का इतिहास आएगा। वो इतिहास आपके हर एक एग्जामों में महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर तथा बहुत सारी छोटी भर्तियां हमारे राजस्थान में आ रही है, सभी भर्तियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतिहास को आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि क्रम से पढ़ें। क्रम से पढ़ने से ही मज़ा आएगा आपको और समझ में आएगी बातें। तो आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं इतिहास में तो वो ज़रूर देखें। तथा एक बात और कहना चाहता हूँ, सोशल साइंस में सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर चैनल पर लाएं आप, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑटो सब्जेक्ट तथा प्रथम पेपर में इतिहास पढ़ाया जा रहा है ऑथेंटिक नोट्स द्वारा। इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो ऐसे ही आप बने रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, आप ज़रूर तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।